हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आप सब खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। और चलिए आज की कक्षा हम लोग प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? शब्द निर्माण उपसर्ग के बारे में कि शब्द निर्माण कैसे करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं, शब्दों को मिलाकर वाक्य बनते हैं और वाक्यों को मिलाकर हमारी भाषा बनती है। शब्द निर्माण क्या है? वैसे तो हमारे पास बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है, हमारे पास पूरे शब्द के भंडार हैं, लेकिन शब्दों को बनाने के लिए बहुत सारे नए नए तरीके भी हैं। इसी में से एक आता है उपसर्ग और प्रत्यय। हम उपसर्ग और प्रत्यय को शब्दों में लगाकर नए शब्द बना सकते हैं। जैसे उपसर्ग और प्रत्यय को शब्दांश भी कहते हैं, क्योंकि यह मूल शब्द में लगते हैं, आरंभ में या अंत में। जैसे उपसर्ग है तो ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में बदलाव ला देते हैं, उन्हें शब्दांश कहते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय क्या है? ऐसे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसमें परिवर्तन कर देते हैं। तो जब शब्दों का निर्माण होता है तो उपसर्ग और प्रत्यय जब हम किसी मूल शब्द में लगाते हैं तो उससे जो नया शब्द बनता है उसके अर्थ में भी नवीनता आ जाती है, ठीक है बच्चों। जैसे विहार, वि क्या है? उपसर्ग है। धन हार, हार मूल शब्द है और मूल शब्द का सार्थक अर्थ होना चाहिए। तो हार का अर्थ होता है गले में पहनने वाला हार और एक पराजय, हारने वाला हार, ठीक है। तो उसमें जब हम वी उपसर्ग लगा देंगे तो बन जाएगा विहार। तो विहार नया शब्द हुआ, तो विहार का कुछ अलग ही अर्थ होगा। जैसे भ्रमण करना, आप सभी वन विहार गए होंगे घूमने, वहाँ पर बहुत सारे वन होते हैं, ठीक है। तो विहार मतलब भ्रमण करना। तो आप सबने उपसर्ग को पढ़ा। आज का जो प्रकरण हमारा है प्रत्यय, कि शब्द निर्माण के अंतर्गत हम प्रत्यय से कैसे शब्दों को बनाते हैं। तो आज हम लोग प्रत्यय पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। प्रत्यय क्या है? सबसे पहले आप समझिए कि प्रत्यय जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। देखिए बच्चों, प्रत्यय हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है। कॉपी पर नोट भी कर लीजिएगा। प्रति और अय, प्रति अय, प्रत्यय। आपको पता है कि आधा त और य, तो ई यहाँ पर कैसे आया? इसका संधि विच्छेद भी हम करेंगे प्रत्यय का, तो बनेगा प्रति धन अय। तो ई कहाँ से आया? क्योंकि ये आधा त और य, देखिए कैसे आया। त के नीचे हलंत लगाए तो आधा त और य के नीचे हलंत लगाए तो आधा य, मिलकर बना छोटी ई, ठीक है। तो इससे त पर छोटी की मात्रा लग गई। प्रति अय, प्रत्यय दो शब्दों से मिला है, प्रति धन अय। प्रति का अर्थ क्या होता है? प्रति का अर्थ होता है साथ में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला, चलने वाला। इस प्रकार प्रत्यय शब्द का अर्थ हुआ साथ में चलने वाला, ठीक है बच्चों। इसको आप सभी नोट कर लीजिएगा।
अब आपको प्रत्यय की परिभाषा बता दें कि जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें, और उनसे नए शब्द बनते हैं, नया अर्थ बनता है, उसे ही प्रत्यय कहते हैं। जब भी हम उपसर्ग और प्रत्यय को अलग अलग करेंगे और मूल शब्द को, तो उसके अर्थ होने चाहिए, ठीक है। मूल शब्द जो होगा उसके सार्थक अर्थ निकलने चाहिए। और उपसर्ग जो होता है, एक चीज नोट कर लीजिए कि उपसर्ग और मूल शब्द दोनों का अर्थ निकलता है। मूल शब्द का तो अर्थ निकलता ही है, उपसर्ग का भी अर्थ निकलता है। उपसर्ग के अर्थ होते हैं, प्रत्यय के अर्थ नहीं होते हैं। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए पॉइंट में। उपसर्ग के अर्थ होते हैं। दूसरा है पॉइंट, प्रत्यय के अर्थ नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा बच्चों। उपसर्ग के अर्थ कैसे होते हैं बताइए। कोई भी अगर शब्द है उसमें हम उपसर्ग लगा दिए तो उसका अर्थ कैसे होता है। जैसे मान लीजिए है कुरूप, कुरूप, तो कु क्या है, उपसर्ग है, तो कु का अर्थ होता है बुरा, और रूप का अर्थ क्या होता है, रूप। रूप किसको कहते हैं, सुंदरता को रूप। कुरूप दोनों का अर्थ आ रहा है, फिर दोनों से जब शब्द बनेंगे नए तो बन जाएंगे कुरूप, मतलब बुरे रूप वाला। कुरूप का अर्थ होगा बुरे रूप वाला। इस तरह से जब प्रत्यय आप करेंगे तो प्रत्यय में प्रत्यय का अर्थ नहीं निकलता, केवल मूल शब्द का ही अर्थ निकलेगा। जैसे आपका हो जाएगा, एक प्रत्यय उदाहरण से देखिए, पर्वत, पर्वत लिखा है पर्वत, तो ये जो पर्वत शब्द है इसका कुछ अर्थ होगा। पर्वत को बोलते हैं पहाड़, पर्वत का अर्थ होगा पहाड़, और इसमें आपको प्रत्यय लगाना है। तो कौन सा प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाएंगे, बड़ी ई, पर्वत धन ई। तो पर्वत का तो अर्थ हुआ पहाड़, लेकिन ई जो प्रत्यय है इसका कोई अर्थ नहीं होगा, क्योंकि ये प्रत्यय है, ई है और ता है, पन है, इन सब का क्या अर्थ निकलेगा, इन सब का कोई अर्थ नहीं है। और इन दोनों को जब हम मिलाएंगे, शब्द और प्रत्यय को, शब्दांश को, तो यहाँ पर नया शब्द बन जाएगा। जैसे पर्वतीय, पर्वतीय। अब पर्वतीय बना, पर्वत का तो अर्थ हो गया पहाड़, ई का कोई अर्थ नहीं है क्योंकि ये प्रत्यय है, ठीक है। अब पर्वतीय बना तो पर्वतीय का क्या आएगा, पर्वत से बंधा, पर्वत से बंधा, ठीक है, ये अर्थ आएगा। तो इस तरह से समझ में आ रहा होगा आप सभी को। अब इस तरह से एक और उदाहरण देखिए, कीमत। और कीमत में देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं कीमत, कीमत का क्या अर्थ होता है, कीमत का क्या अर्थ होता है, कीमत कहते हैं मूल्य को। मार्केट आप लोग जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं तो पूछते हैं ना इसकी क्या कीमत है, इसका मूल्य क्या है, तो कीमत का अर्थ होता है मूल्य।
अब कीमत में हम कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे कि नया शब्द बन जाए, बताइए। कीमत में हम ई प्रत्यय जोड़ देंगे, बड़ी, तो बन जाएगा कीमती। क्या बन जाएगा? कीमती बना। कीमत का अर्थ हुआ मूल्य, और जो ई प्रत्यय है इसका कोई अर्थ नहीं होगा, और इन दोनों को मिलाकर नया शब्द बना कीमती। तो कीमती का अर्थ होगा मूल्यवान, मूल्यवान। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसी प्रकार एक उदाहरण और देखिए, प्रतिभा। प्रतिभा का क्या अर्थ होता है, पहले इसको बताइए आप लोग। सब कहते हैं ना कि उसके अंदर बहुत सारी योग्यताएं हैं, प्रतिभा है, बुद्धि है, ठीक है। तो प्रतिभा का अर्थ आप लोग लिख लीजिए बुद्धि। अब इसमें आप कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे कि नया शब्द बन जाएगा, सोचिए। प्रतिभा धन क्या होगा? शाली, शाली प्रत्यय। तो शाली का तो कोई अर्थ निकल नहीं रहा है क्योंकि यह प्रत्यय है। तो जब हम इस शब्द और प्रत्यय दोनों को जोड़ेंगे तो एक नया शब्द बनेगा। क्या बनेगा? प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली। अब इस प्रतिभाशाली का क्या अर्थ होगा, बता सकते हैं आप सब? इस प्रतिभाशाली का क्या अर्थ होगा, बोलिए। कुछ आप लोग भी सोचते रहिए बच्चों। प्रतिभा, बुद्धि, शाली का कोई अर्थ नहीं, दोनों शब्दों को मिलाकर बनाया गया प्रतिभाशाली। तो इस प्रतिभाशाली का भी कुछ अर्थ निकलना चाहिए। अर्थ है प्रतिभा से संपन्न। प्रतिभाशाली मतलब प्रतिभा से संपन्न, प्रतिभा से संपन्न। ठीक है, चलिए। इतना आ गया आप सबके समझ में कि प्रत्यय किसे कहते हैं। उपसर्ग आप सबने पढ़ा, और अब प्रत्यय के बारे में भी आप लोग समझ चुके हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं। अब एक चीज और इसमें ध्यान से देखिए, प्रत्यय की परिभाषा भी आप सबको आ गई। देखिए, इसमें दिया है मूल शब्द और शब्दांश। जैसे कला प्लस कार मिलकर बना कलाकार, बुद्धिमान बुद्धिमान, मिलनसार मिलनसार, चमक धन ईला। चमक का तो अर्थ होगा चमकने वाला, और ईला, ईला का कोई अर्थ नहीं होगा क्योंकि ईला प्रत्यय है। ठीक है, तो चमकीला, चमकदार। सुख धन ईया, सुखिया। भारत धन ईय, भारतीय। उड़ धन आन, उड़ान। चिकना धन आहट, चिकनाहट। तो ये सभी क्या है? प्रत्यय है। अब आपको ध्यान रखना है कि प्रत्यय के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? स्रोत के आधार पर और प्रकृति के आधार पर। ये आप सबका हो गया बच्चों, नोट कर लीजिए। स्रोत के आधार पर, चलिए यहां पर नोट करिए। प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के भेद दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर, और दूसरा क्या है? पहला स्रोत के आधार पर, दूसरा है प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के
आधार पर, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए स्रोत के आधार पर क्या है, जो प्रत्यय मूलतः जिस भाषा का है वह उसका स्रोत कहलाती है। स्रोत के आधार पर भी 3 प्रत्यय होते हैं, तत्सम, तद्भव और विदेशी। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। स्रोत के आधार पर कितने प्रत्यय होते हैं? सबसे पहले आपसे प्रत्यय की परिभाषा पूछी जाएगी, फिर प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। स्रोत के आधार पर 2 भेद होते हैं, स्रोत के आधार पर, प्रकृति के आधार पर। फिर स्रोत के आधार पर कितने होते हैं, तो आप लिखेंगे 3। कौन कौन से? यहाँ नोट करिए, तत्सम, तद्भव और विदेशी। ठीक है, और प्रकृति के आधार पर आपके 2 होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। प्रकृति के आधार पर 2, एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कौन सा? तद्धित प्रत्यय। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। स्रोत के आधार पर 3 है तत्सम, ये तो आप सभी को पता है। तत्सम मतलब संस्कृत के शब्द जिसमें मान, वान, त्व, अनीय, तव्य, ल्युट आदि उदाहरण होते हैं। जैसे मान बुद्धिमान, श्रीमान, गतिमान। ठीक है, वान वेगवान, धनवान, रूपवान, त्व महत्व, गुरुत्व, लघुत्व, अनीय पठनीय, गमनीय, दर्शनीय, तव्य कर्तव्य, गंतव्य, धावत, ध्यातव्य, लिट का गमन, पठन, मनन, ये तत्सम है। और तद्भव आपके क्या हैं, जो हिंदी भाषा के हैं। जैसे राष्ट्रीय, ईय, ई, नी, आन, राष्ट्र, धन, ईय राष्ट्रीय, भारतीय, नगरीय, और ई में धन, धन, ई धनी, मानी, मान, धन, ई मानी, भीतरी, भीतर, धन, ई भीतरी, और नी में चांदनी, चांद, धन, नी चांदनी, आन में उड़ान, उड़, धन, आन उड़ान। और विदेशी आगत क्या है, इसमें तो बहुत सारी भाषाएं हैं। अंग्रेजी की भाषा है, अरबी, फारसी, उर्दू, तुर्की, पुर्तगाली, चीनी, बहुत सारी भाषाएं हैं। तो मंद है, खाना है, नाक है, दाग है, ये सब विदेशी भाषाएं हैं। जैसे फिक्र मंद, हाथी खाना, खौफनाक, बेलदार। और प्रकृति के आधार पर 2 हैं, कौन कौन से हैं? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो इसको समझ लीजिए कि कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय का क्या अर्थ है। देखिए बच्चों, कृत प्रत्यय जो होता है धातुओं के अंत में जुड़कर उनसे संज्ञा, विशेषण आदि प्रकार के नए शब्दों की रचना करते हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा में कृत प्रत्ययों के सहयोग से मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार की क्रियाएं बनाई जाती हैं। पहले इसको पढ़ लेते हैं, इसके बाद समझाएंगे। ठीक है, किंतु हिंदी में इन रूप में इनका प्रयोग कम होता है। कृत प्रत्ययों के योग से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। जैसे पढ़ का पढ़ना, आई का पढ़ाई, भूलना का भुलक्कड़ आदि। तो इसमें आई अक्कड़ कृत है और पढ़ाई भुलक्कड़ कृदंत है। चलिए अब समझिए कृत प्रत्यय क्या होता है। कृत प्रत्यय जो होता है वो धातुओं में लगते हैं। कृत प्रत्यय, इसको कृदंत प्रत्यय भी बोलते हैं। कृत प्रत्यय कहाँ लगते हैं? क्रिया के अंत में, धातु या क्रिया के अंत में लगते हैं। और
तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? विशेषण में लगते हैं। विशेषण में लगते हैं। एक एक उदाहरण भी देख लीजिए। एक लाइन में आप याद कर लीजिएगा कि कृत प्रत्यय क्रिया के अंत में लगते हैं और तद्धित प्रत्यय विशेषण में लगते हैं। ठीक है बच्चों, तो कृत प्रत्यय का एक उदाहरण देखिए। जैसे देखिए पढ़, जैसे पढ़, तो कोई पढ़ रहा है ना, पढ़ रहा है कोई, तो क्रिया के अंत में लगाना है। पढ़ है तो पढ़ का पढ़ कृत प्रत्यय है। इससे शब्द कैसे हम बनाएंगे? पढ़ना, कोई पढ़ रहा है, पढ़ना, पढ़ना एक क्रिया है, पढ़ना क्रिया है, तो पढ़ है, पढ़ना एक क्रिया है, इसमें हम आई प्रत्यय लगा देंगे। पढ़ पढ़ना एक ही होगा। पढ़ पढ़ना, कोई पढ़ रहा है, इसमें हम आई प्रत्यय जोड़ देंगे तो बन जाएगा हमारा पढ़ाई। हो गया क्रिया। पढ़ना धन आई पढ़ाई या पढ़ धन आई पढ़ाई। ठीक है, लिखना भी एक क्रिया है, लिख धन आई लिखाई, कर धन आई कराई, ये सब क्रिया है। ठीक है बच्चों, जैसे उठ, सो, गा, जा, खा, ये सभी क्या है? क्रिया। अब तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। तो तद्धित प्रत्यय में विशेषण लगते हैं। जैसे एक उदाहरण देखिए, मानव, धन, ता मिलकर बना मानवता। मतलब ये मानवता क्या है? विशेषण है, मानवता विशेषण है। इस तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। फिर कल के वीडियो में दूसरे भाग में हम लोग इसके आगे देखेंगे कि क्या पढ़ना है। ठीक है, अभी तो केवल आप लोग को एक लाइन में समझाया गया है कि शब्द निर्माण कैसे बनते हैं, उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय की क्या परिभाषा है। प्रत्यय शब्दांश होते हैं, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। और प्रत्यय के दो भेद होते हैं, स्रोत के आधार पर, प्रकृति के आधार पर। स्रोत के आधार पर 3 है, तत्सम, तद्भव और विदेशी। प्रकृति के आधार पर 2 है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होते हैं? क्रिया के अंत में लगाए जाते हैं। जैसे पढ़ना एक क्रिया है तो पढ़ धन आई मिलकर बना पढ़ाई, और पढ़ाई एक क्रिया हो गई। तद्धित प्रत्यय किस में लगते हैं? विशेषण में लगते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसमें विशेषण में लगते हैं। जैसे मानव धन ता मिलकर बना मानवता, मानवता विशेषण है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल के वीडियो में इसके आगे हम लोग थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे कि कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय के और क्या क्या उदाहरण हैं। ठीक है, तो आज की कक्षा अब यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सब इस वीडियो को बार बार देखिए और जो न समझ में आए तो कमेंट कीजिए या फिर लाइव क्लास में भी आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका दिन शुभ हो।
धन्यवाद।